मैं और मेरी पत्नी अपनी नई शुरुआत कर रहे थे रैले नॉर्थ कैरोलिना में। जीवन हम दोनों ने हाल ही में स्नातक किया है। मास्टर्स के बाद मुझे एनसी स्टेट में पढ़ाने की नौकरी मिल गई और मेरी पत्नी को एक स्थानीय नौकरी मिल गई। अस्पताल छात्र के हजारों डॉलर के बाद सारी मेहनत का कर्ज चुकाने लगा। अंततः वो छात्र ऋण बिल्कुल अलग है। हालांकि डरावनी कहानी किसी और दिन के लिए। गर्मी के आखिरी महीनों में हमने अपनी शुरुआत की फिलाडेल्फिया में, हमारे पुराने घर से चले जाओ उत्तरी कैरोलिना के लिए। हमारा अधिकांश सामान पहले से ही था, एक को छोड़कर बाकी सभी को हमारे नए घर में भेज दिया गया। ट्रक लोड जिसे हम चलाने जा रहे थे अपने आप को नीचे, हमने उन चलते ट्रकों में से एक को किराए पर लिया और निर्णय लिया कि हम उस ट्रक को लेने जा रहे हैं। आधी रात को लोड करें। मैं सबसे आत्मविश्वासी ड्राइवर नहीं हूँ ट्रक, इसलिए हमने ये यात्रा तय की। मध्यरात्रि सबसे अधिक होगी आदर्श क्योंकि ट्रैफिक कम होगा। तीव्र अधिकांश भाग के लिए ये सटीक था। योजना यातायात हल्का था और कई घंटे तक पहली बड़ी पारी के लिए ड्राइव शानदार रही। यात्रा का हिस्सा हमारी ड्राइव आई पर लगभग 2 घंटे बचे हैं। अंत में कुछ और चला गया, मूलतः टायर फटना। मैं सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में सक्षम था क्योंकि जहां हम थे वहां वस्तुतः कोई यातायात नहीं था। टायर पहले से ही तुरंत सपाट हो गया था। सड़क पर जो कुछ भी मैं पार कर गया वो नहीं था, बस एक कील या कुछ, और मेरे टायर लग रहे थे जैसे उसका सर्वनाश हो गया हो। हम एक पल के लिए शांत और शांत रहते हैं। हमने एक ऐसी योजना बनाई जिसके बारे में हम नहीं जानते थे। चलती ट्रक कंपनी को बुलाना पड़ा पहले, या हमारा बीमा या कोई और। हमने फोल्डर में देखा कि किराया ट्रक कर्मचारी ने हमें दिया और उनके पास एक था किसी भी स्थिति में कॉल करने के लिए विशेष नंबर, यातायात आपातकाल। हमने आपातकालीन स्थिति समझी और फोन किया। संख्या कुछ होप्स के बाद हमें कोई मिल गया। बाहर आओ और टायर ठीक करने में हमारी मदद करो। लेकिन कुछ देर पहले ही होने वाला था। उन्होंने दिखाया एक बड़ी असुविधा, लेकिन हमने समझ लिया कि हम कुछ देर आराम से बैठ सके और यूट्यूब या हमारे बारे में कुछ और देखे। फोन बाद में हम अधिकांश के बारे में भूल गए। किसी भी प्रकार की दुर्घटना में अहम भूमिका आपको अधिकारियों को सचेत करना चाहिए। ये हमारी ओर से एक गलती होगी। लगभग एक निश्चित विनाशकारी परिणाम हुआ। उतरने के कुछ मिनट बाद ही किराए की कंपनी से मेरी पत्नी को फोन मुझे धक्का दिया और कहा, अरे ट्रक के पीछे कोई है, मैं उन्हें आईने में देख सकता हूँ। मैंने दर्पण में देखा और मुझे पूरा यकीन हो गया। ट्रक की लाल बत्ती के साथ उसकी काली स्वेटशर्ट से झलक रही थी एक व्यक्ति। मेरी नज़र एक बार फिर उस पर टिकी रही। निश्चित है कि वो फिर से हिलने वाला नहीं था। मुझे यकीन है कि मैंने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया, लेकिन समझ और सहानुभूति जिस व्यक्ति के बारे में मैं सोच रहा हूँ उस पर मेरा ध्यान नहीं गया। पुलिस तुरंत, और जब मैं था उसने उसे आईने में देखते हुए इशारा किया मुझे बार बार घबराहट के साथ, और उसने अपनी आवाज़ में डर बताया, हे भगवान देखो। मैंने दर्पण और दूसरे से ऊपर देखा। व्यक्ति ट्रक के सामने था। मैंने चारों ओर देखा और कोई नहीं था। जिन कारों से ये लोग आए होंगे। उजाड़ के किनारे के पेड़ जिस सड़क पर हम थे। कुछ ही सेकंड में 2 और व्यक्ति ट्रक के पीछे से निकलूं मैं। संभवतः एक युवा महिला और पुरुष थी। उनके शुरुआती 20 या कुछ और में महिला ने मुझे अपना रोल नीचे करने का इशारा किया। खिड़की मैंने उसे क्रैक किया ताकि मैं उसे सुन सकूं और उसने नर्म लेकिन मैत्रीपूर्ण आवाज में कहा, नमस्ते। मैंने देखा कि आप लोग थोड़ा अंदर हैं। एक जाम का, अच्छे प्रकार का जाम नहीं, लेकिन फिर भी क्या आप चाहेंगे कि हम बदलें आपका टायर? जब बात आती है तो हम सभी काफी उपयोगी होते हैं, कारे हम लोग नहीं हैं। मैंने अपनी पत्नी की ओर देखा और देखा कि वो ऐसा कर चुकी थी। 911 पर कुछ ऐसा संदेश भेजा जो मैंने भी नहीं भेजा। पता है आप कर सकते हैं। मैंने पीछे मुड़कर बाहर लड़की की ओर देखा और कहा, धन्यवाद महोदया, यह आपकी बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, ओह ट्रक कंपनी यहाँ आने वाली है। हालांकि 1 मिनट और वे होने जा रहे हैं इसे हमारे लिए ठीक करना। वो महिला जिसने इस सम्मोहन को कभी नहीं तोड़ा घूरकर देखा और ऊपर से मुस्कुराया इधर उधर, और एक क्षण के लिए भी सोचा वो हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई और खुशमिजाज है। जवाब दिया, मैं देखता हूँ, खैर यह बहुत बुरा है। अरे सर, यहाँ बाहर ठंड है। क्या आपको लगता है कि शायद हम इसमें शामिल हो सकते हैं? जब तक आप किसी आदमी की मरम्मत नहीं कर लेते तब तक ट्रक के पीछे प्रकट होता है। मैं पूरी तरह टूट गया था। किसी भी सामान्य स्थिति में मैं ही व्यक्ति हूँ। इन बच्चों को कौन उठाएगा? उन्हें एक दे दो सवारी, उन्हें खिलाओ या कुछ भी। मैं ये भी उपदेश देता हूँ कि यद्यपि यह भी दुनिया में ज्यादातर लोग भयानक लोग हैं, स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं, लेकिन स्थिति बस बुरा लगा। महिला मुस्कुरा रही थी, लेकिन पुरुष पीछे था। वो एक बड़ा हट्टा कट्टा आदमी था और जितना हो सके उतना जिद्दी था। हो उसने न तो मुस्कुराहट तोड़ी और न ही मैंने पलकें झपकाई। ऐसा महसूस हो रहा है ट्रक के सामने वाला व्यक्ति था अभी भी वहीं खड़ा है और वो व्यक्ति ट्रक के पीछे का हिस्सा अब नजरों से ओझल हो गया था। मैंने उस डली को रखने की कोशिश की, मेरे दिमाग के पीछे जानकारी, हालांकि बाहर निकलना और भागना भी बाहर था। सवाल ट्रक के पिछले हिस्से के अंदर बस नहीं था फर्नीचर, लेकिन हमारे सभी प्राचीन वस्तुएं, कीमती सामान, पारिवारिक विरासत और हमारी व्यक्तिगत जानकारी। यह वो चीज नहीं थी जो मैं बस करता था, त्यागना चाहता था। इस समय मैं बस यही उम्मीद कर रहा था वे या तो 911 पार्ट छोड़ देंगे, तेजी से काम करेगा, या किराए का ट्रक कंपनी सिर्फ दिखाएगी। लेकिन यहीं पर बिंदु यह उस जैसा कुछ भी नहीं लग रहा था। जल्द ही हो रहा था। मैंने दुख के साथ उसके प्रश्न का उत्तर दिया, मेरी आवाज में, क्षमा करें महोदया, हम ही करने वाले हैं। अकेले रुको, वहाँ कुछ विश्राम स्थल थे उस रास्ते से मीलों पीछे। आप अपने दोस्तों के लिए कुछ खाने के लिए जा सकते हैं और गर्म रहो। मेरे अंदर की सहानुभूति ने उन्हें मारने की सोची। दयालुता के साथ मैंने ये सुझाव दिया और फिर 50 का स्कोर गिरा दिया।
खिड़की की दरार से बाहर बिल पैसा जमीन में गिर गया और दोनों में से कोई भी हिला तक नहीं इंच। और ये तब था जब मुझे पता था कि हम अंदर थे। मुसीबत ट्रक के सामने वाला व्यक्ति उस तरफ पहुंचना शुरू कर दिया जहां अन्य दो खड़े थे, जो पीछे से गायब हो गया। अब ठीक यात्री पक्ष पर था। दरवाजे के ऊपर मैं पीछे मुड़कर उस युवा महिला की ओर देखता हूं जो थी। वो अभी भी मुस्कुरा रही थी और उसने कहा कि तुम्हें पता है कुंजी महोदय कैसा रहेगा दोस्तों, आइए ये चाबियां प्राप्त करें। और बड़ा बर्ली लड़का सामने चला गया महिला का और जमकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। कोशिश करो और मेरा दरवाजा खोलो। उस समय दूसरा आदमी कोशिश कर रहा था मेरी पत्नी का दरवाजा खोला तो मैं पूरी तरह घबरा गया। इस बिंदु पर मैंने फिर से 911 डायल करने का प्रयास किया। पेशेंट से बात करते समय पुलिस की कार से रोशनी, मेरी पत्नी ने संदेश भेजा, क्षितिज के ऊपर देखा जा सकता है। मैंने डिस्पैच महिला को सब कुछ बताया। ऐसा हो ही रहा था कि पुलिस वाले ने उसे खींच लिया, अपनी कार से बाहर निकला और कुछ चिल्लाया। आसपास के लोगों का समूह। महिला ट्रक मोड़कर पुलिस से भिड़ गई लेकिन की तरफ से नहीं हिला ट्रक और वो वापस चिल्लाई, हे अधिकारी, हमारा ट्रक चुरा लिया। सुंदर, कृपया हमारी मदद करें। दर्पण में मैंने पुलिस वाले को बात करते हुए देखा रेडियो और कुछ क्षण बाद उसने सभी को बताया। वैन के चारों ओर पीछे हटे और आगे बढ़े। जमीन तीनों आदमी बाध्य हुए और वापस चले गए लेकिन जमीन पर नहीं उतरे। महिला ने मेरी ओर देखा और फिर वापस मेरी ओर देखा पुलिस वाला और बोला, अरे तुम लोग मूर्ख हो, अलविदा। एक पल में चारों संभावनाएं लुटेरे पेड़ की कतार में भाग गए। सिपाही चिल्लाया और पीछा करने का प्रयास किया उनके बाद, लेकिन केवल पेड़ तक ही पहुंच पाया। लाइन और फिर मदद के लिए रेडियो शुरू किया इसके बजाय और बस 1 या 2 मिनट कई ओवर द होराइजन से अधिक पुलिसकर्मी दिखाई दिए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मुझे पहली राहत महसूस हुई। कठिन परीक्षा शुरू हुई। जब पुलिस आई तो मैंने पुलिस को बताया वो सब कुछ जो मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है ये कुछ ही दिनों में घटित हुआ। मिनट और मरम्मत ट्रक शीघ्र ही आ गया। हम सभी को स्थित कर दिया और हम अपने स्थान पर थे। रास्ता जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण था वो ये था, यह निश्चित रूप से एक सेटअप था। पुलिस ने मुझे सूचित किया कि उन्हें एक मिला है, पतली पट्टी जो दर्जनों में ढकी हुई थी, नाखून, और यही वो था जो मैंने नहीं देखा और मैं भाग गया। खत्म नेल स्ट्रिप जानबूझकर बनाई गई थी किसी अप्रत्याशित शिकार को लूटने या हानि पहुंचाने के लिए। वस्तु जिसने उस उजाड़ सड़क पर यात्रा की आधी रात, मैंने इसे कानून के साथ आगे नहीं बढ़ाया अब भी, भले ही मुझे शायद ऐसा करना चाहिए है। कुछ लोगों को बस बुरा ही झेलना पड़ता है और भयानक गलतियां करते हैं और मैं बस आशा करता हूं कि ये युवा लोग ढूंढ लेंगे जीवन में उनका तरीका और नहीं है किसी और को चोट पहुंचाने का मौका। संगीत, मैं जो कहानी साझा करने जा रहा हूँ वो अजीब है, रहस्यमय और अभी भी खुला हुआ। कहानी आपको रात में जगाए रख सकती है लेकिन सामान्य कारणों से नहीं, बल्कि यदि तुम मेरे जैसे हो तुम सब कुछ सोचोगे रात भर। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि हिलना एक है, उत्साह और भय का अजीब मिश्रण। किसी नई चीज की ओर बढ़ना अक्सर रोमांचक होता है, जगह और इसे अपना घर बनाओ, लेकिन इसका दूसरा पहलू चलने की क्रिया है और वो बहुत ही भयानक हो सकता है। मैं कम से कम 1 दर्जन बार अंदर आ चुका हूँ मेरी जिंदगी और मैं सिर्फ 31 साल के हैं। 2 साल पहले मेरे साथ ब्रेकअप के बाद लंबे समय से मेरी प्रेमिका के लिए मुझे एक जगह की जरूरत थी। रहना उसने और मैंने एक साथ एक घर खरीदा, लेकिन ब्रेकअप के बाद मैं बाहर चला गया और वहीं रहने लगा 1 साल के लिए एक अपार्टमेंट में। जब उस वर्ष का पट्टा समाप्त हुआ तो मैंने देखा दूसरे को किराए पर देने के बजाय एक घर के लिए अपार्टमेंट में बस दूसरा घर नहीं खरीदना चाहता था, फिर भी विशेष रूप से कई कारणों से। क्योंकि मैं अपनी डिग्री पूरी कर रहा था, मैं स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद राज्य से बाहर जा सकता हूं और तथ्य ये है कि आवास बाजार साल भर पहले भी बहुत कुछ वैसा ही गड़बड़ था। अभी है आखिरकार मुझे एक पुराना लेकिन ज्यादातर मिल गया, एक सहकर्मी के माध्यम से पुनर्निर्मित घर। उसने मुझे अपने एक पड़ोसी से मिलवाया जो एक मकान किराए पर लेना चाह रहा था, सस्ते में खरीदा। ये लड़का उन लोगों में से एक था जो बस मकान खरीदे और उन्हें किराए पर दिया। वो आदमी वहां कभी नहीं रहा या ऐसा कुछ भी, उसने अभी अभी इसे थोड़ा नवीनीकृत करके खरीदा है इसे और फिर इसे किराए पर दे दिया और मैं बस उसे देख रहा था। सही समय और जगह तलाशे, सभी की जानकारी निजी रखने के लिए। इस कहानी में कौन शामिल था? मैं बनूंगा नकली नामों का उपयोग करना और उस अस्तित्व के साथ मैंने कहा कि मैं अपने मकान मालिक को बुलाने जा रहा हूँ। ये कहानी जो मुझे स्थिति के बारे में वास्तव में क्या पसंद आया, इस तथ्य के अलावा कि यह एक पूरा घर था और कोई अपार्टमेंट नहीं था जो था मासिक पट्टे पर देने को तैयार। कभी कभी यह गड़बड़ हो सकता है लेकिन यह उस समय मेरी जीवन शैली के लिए काम किया जो, और मैंने सहमत सभी कागजात पर हस्ताक्षर किए कीमत पर और मैं गौरवान्वित हो गया। एक बहुत के कोने पर एक घर का किराएदार, सुनसान सड़क। एक बार जब मैं अंदर गया तो मैं गिर गया। घर से प्यार बहुत बड़ा था जब मैंने शुरू में सोचा था, उससे भी बड़ा। अभी तो तस्वीरें देखी थी ना, अब बता सकते हैं कि घर पुराना था लेकिन अंदर सब कुछ अद्यतन और नया था। जो के पास वाईफाई सेटअप भी था और वो भी था मेरे किराया भुगतान में शामिल है। जैसा कि मैंने अभी कहा, सदन बैठ गया। सड़क का वो कोना जो बंद था, अन्य 3 तरफ की सड़कें, और आप ऐसा करेंगे मुख्य सड़क को बंद करना होगा जो शुरुआत में सड़क इतनी व्यस्त नहीं थी, और फिर कई और सड़कों पर चलें जब तक आप उस सड़क पर नहीं पहुंच जाते जिस पर मैं था। सड़क के बिल्कुल अंत में मेरा सेट लगाए नया किराए का घर जो छुपाया गया था पेड़ों के एक विशाल समूह के पीछे। मुझे लगा कि मैं एक ऑनलाइन विद्यार्थी हूं और घर से काम करते समय ये गोपनीयता बहुत अधिक थी। अति आदर्श पहला महीना बहुत अच्छा था जो मैंने कभी नहीं देखा मेरे किसी भी पड़ोसी के लिए। ये बहुत अच्छा था।
मेरे लिए ये शांत था और मैंने ज्यादातर समय बिताया समय आगे बढ़ने और खुद को पाने का स्थापित करें। जब आप किसी नई जगह पर जाते हैं तो ऐसा होता है, आपको ऐसा महसूस कराने के लिए थोड़ा समय। यह एक वास्तविक घर है, लेकिन किसी कारण से मुझे इस नए में घर जैसा महसूस नहीं हुआ। जगह मुझे घर का एकांत पसंद है और सभी सुविधाएं, लेकिन मुझे बस एक एहसास था कुछ बिल्कुल ठीक नहीं था। शुरुआत में मेरी एक छोटी सी मुलाकात थी, मैं घर में दूसरे महीने में था। कुछ को उस स्थान का भ्रमण कराना दोस्तों, और हमने अपना रास्ता बना लिया तहखाना, जबकि नीचे हम ये सुन सकते थे अजीब शोर, लगभग कुछ जैसा खुजलाना या किसी से कुछ निकलना सीढ़ियों के पास की दीवारों का। मैं वास्तव में बेसमेंट में नहीं था जब से मैं यहाँ आया हूँ। ये सब संभव है, शोर हमेशा से था, लेकिन मैं बस धोबी के कारण कभी भी नीचे मत जाओ। और ड्रायर एक अलग कमरे में है, रसोई तो यह वास्तव में पहला था। उस समय मैंने वो शोर सुना था। मेरे एक मित्र ने मजाक में कहा कि ये चूहे हैं, एक अन्य मित्र ने मजाक में कहा कि मेरे पास होना ही चाहिए, कोई दीवारों में बंधा है, और एक मेरा मित्र वास्तव में डरा हुआ था और बस यही चाहता था तहखाने को छोड़ने के लिए। हम सब हंसे और ऊपर चले गए। हालांकि मैं मित्रों का जमावड़ा जारी रखता हूँ, शोर के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। पूरी रात ये शोर सिर्फ उसे प्लम्बिंग नहीं करेगा पाइप। यह निश्चित रूप से एक खरोंच था शोर, इसमें कोई संदेह नहीं। आखिरकार मेरे अलावा सभी लोग चले गए। मित्र माइक, हमने कुछ बियर पी और निर्णय लिया कि वे इसका पता लगाने जा रहे हैं तहखाने में वो कैसा शोर था। हम क्राउबाज के साथ वहां गए और हथौड़े जैसे हम जानते थे कि हम क्या कर रहे थे। पूरे खुलासे के बारे में हमें कोई सुराग नहीं था। हमने शोर को सुना और उस पर नजर रखी, उसी स्थान पर जो हमने सुना था पहले। ये खुजलाने जैसा लगता था। मुझे सीढ़ियों के पीछे से आना होगा, मानता हूँ। मैं बहुत घबराया हुआ था, मेरा दिमाग ये पता लगाने की कोशिश में दौड़ रहा था शोर क्या हो सकता है, लेकिन स्थिति से एड्रेनालाइन मेरे पास था, पंप किया हुआ। माइक और मैं बियर्स को किस बात के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। अगला हुआ, हमने सोचा कि यह एक सुंदर विचार होगा, हथौड़ा उठाओ और दीवार तोड़ दो सीढ़ियों के नीचे, और हम टूट पड़े। 1 साल बाद भी मैं पूरी तरह सदमे में हूँ। सीढ़ियों के नीचे हमें जो मिला, मैंने अंधेरे छेद में टॉर्च की रोशनी डाली और हमें तुरंत इसका स्रोत मिल गया, खरोंचे। मुझे यकीन है कि मैंने कम से कम 12 बड़े चूहे गिने होंगे, और भी थे, लेकिन 12 के बाद मेरा काम हो गया। गिनती चूहे हमारी सबसे कम चिंता के विषय थे। और नीचे यह अंधेरी गुफा, सीढ़ियां इनमें से ढेर सारी गहरे भूरे रंग की थी, हर जगह लाल दाग। छोटा कमरा, इससे बड़ा नहीं था। झाड़ू, कोठरी, वहां जंजीरें, बेड़ियां, चाकू भी थे, और मैं तुम्हें हंसिया नहीं कहता, जंजीरें और बाकी सामान। नीचे बहुत जंग लगी हुई थी, इसलिए मैं इकट्ठा हुआ कि वे बहुत रहे होंगे पुराना। कुछ लोगों के लिए यह मेरे लिए सबसे डरावना हिस्सा है, हालांकि इसका कारण एक छोटा सा गंदा कटोरा था, कमरे का वो कोना जिसमें जंग लगा हुआ था, इसमें कांटा और पुरानी किताबों का ढेर। मुझे नहीं पता वो कौन सी किताबें थीं, वे पुरानी किताबें थीं जिनमें वो है, उन्हें लगभग फैब्रिक जैसा एहसास होता है। मुझे खेद है कि मुझे नहीं पता कि सामग्री क्या है, कहा जाता है, और पन्ने लगभग दिखने लगे। पीला, किताबों में से एक खोली गई और लेखन लगभग पूरी तरह फीका पड़ गया था। मैंने जरा भी परवाह न करते हुए तुरंत जो को फोन किया कि इस समय आधी रात के आसपास का समय था। बिंदु जो ठीक उसके पास आया और उसने देखा अपने लिए छेद वो के संयोजन में लग रहा था, भ्रमित, पागल और शर्मिंदा। और मैं उस रात के बाद बाहर चला गया, मैं अपने माता पिता के घर गया, और जो नहीं गया, मुझे ऐसा करने में कोई परेशानी हो तो दीजिए। स्थिति यह है कि उसने मेरा पहला पैसा भी वापस कर दिया, महीने का किराया के नीचे उस छोटे से कमरे के बारे में सोचो, सीढ़ियां, मुझे अभी भी नहीं पता कि यह क्या है या आखिर क्या हुआ। मैंने जो टू तक पहुंचने के बारे में सोचा, देखे कि उसने स्थिति के बारे में क्या किया, लेकिन मैंने सोचा कि यह थोड़ा हो सकता है अजीब। मुझे लगता है कि यह एक कारण है कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, ये देखना है कि लोग क्या सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या इसके पिछले मालिकों को देखने का कोई तरीका है? एक घर जिसके बारे में मैं वास्तव में बहुत कुछ नहीं जानता। एक इंटरनेट जासूस होने के नाते कोई सलाह वहां बहुत सराहना की जाएगी अगर मुझे कभी पता चले कि उसमें क्या हुआ था। कमरा, मैं एक अनुवर्ती लिखूंगा, लेकिन जब तक तब मैं इसके रहस्य से बच जाता हूँ। सीढ़ियों के नीचे अंधेरा, डरावना कमरा, विदेशी संगीत। मुझे ये देखने की उत्सुकता है कि लोग क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में। अंततः मैं बहुत सारे कानूनी पचड़ों में पड़ गया, किसी ऐसी चीज के लिए परेशानी जो मैंने की ही नहीं। अपने जीवन के उस बिंदु पर मैंने इसे तैयार किया। जीवन कभी कभी उचित नहीं होता, लेकिन अभी की मुझे 1 दशक से अधिक समय से हटा दिया गया है। स्थिति कैसी है? मैं थोड़ा हैरान हूँ। सब कुछ खेला गया विवाद के दौरान। मैं 19 साल का था, कहानी, और मैं युवा और मूर्ख था। मैं तुरंत बाहर चला गया और इसे किराए पर ले लिया। मेरी प्रेमिका आई के साथ गंदी छोटी सी जगह, प्लेस शब्द का प्रयोग शिथिल रूप से ये था, एक झोपड़ी से थोड़ा अधिक। हम केवल कुछ महीनों से डेटिंग कर रहे थे और हम एक साथ अच्छे नहीं थे। हमने लड़ाई की लगातार, और जैसा कि मैंने कहा कि मैं युवा था और मैंने सोचा कि मुझे पता है कि मैं क्या था कर रहा हूँ। उसके साथ घूमना मेरा विद्रोह था, मेरे माता पिता के खिलाफ, जिन्हें ये पसंद नहीं था। जवान औरत, जैसे ही हम एक साथ अंदर चले गए, हालांकि तुरंत लड़ना शुरू कर दिया। मैं आधी रात को उठूंगा और वो बस मुझे घूरती रहती। और अगर किसी ने कभी फिल्म देखी हो, अब सामान्य गतिविधि, जब मुख्य पात्र वहीं खड़ा रहता है और देखता रहता है घंटों तक उसके महत्वपूर्ण दूसरे के पास, बिल्कुल यही बात मेरी पूर्व प्रेमिका की है कर रहा था। ये सचमुच डरावना था। मैं लगातार 2 रातें जागकर पहनने लगा, वहां खड़ा है। अब जब मैंने उसे इस पर बुलाया तो वो बस जवाब दिया, आराम से रहिए, मैं बस आपको देख रहा हूँ। इसका मतलब भी क्या है?
मैंने कोशिश की कि इससे मुझे परेशानी न हो, ये भी कोशिश करें कि मैं ये बात अपने माता पिता को न बताऊं। वे सही थे, मैंने न्यूनतम वेतन बनाया, उसने काम नहीं किया और मैं अपने खाने और भरण पोषण के बिलों का भुगतान नहीं कर सका। उसके लिए ये प्रशंसनीय नहीं था और यह बेशक झगड़े की नौबत आ गई। आखिरकार मैं अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गया महीना, और मैंने उससे कहा कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। जैसे ही महीना आधिकारिक तौर पर समाप्त हुआ, बाहर आ गया खत्म, जब मैंने उसे ये बताया तो वो मुझसे हार गई। उसने मेरे चेहरे पर मुक्का मारना शुरू कर दिया। मैं एक वास्तविक पंचिंग बैग था और मैंने अपने हाथ ऊपर उठाए और चिल्लाया। उसे रोकने के लिए मुझे यकीन है कि पड़ोसियों ने सुना होगा, लेकिन क्षेत्र में मैं रहता था, कोई किसी से उलझता नहीं था, दूसरे का व्यवसाय। जब वो आखिरकार शांत हो गई तो हमने कोशिश की बातचीत करें। मैं इस बात से बहुत आश्चर्यचकित था कि यह कितना अच्छा है। बातचीत हमारे ट्रैक पर विचार करते हुए चली। पिछली बातचीत का रिकॉर्ड। हम अपने माता पिता के पास वापस जाने के लिए सहमत हुए। मकान और बस एक दिन में चीजें ले लो। समय ये परिपक्व बातचीत थी और मैंने शुरुआत की इसके बारे में अच्छा महसूस करने के लिए। मैंने इसे अपना बनाया व्यवस्थाएं और उससे कहा कि मैं करूंगा। कल सुबह घर जाना। मैं बता सकता हूँ कि वो परेशान थी, लेकिन बस सिर हिलाया और कहा ठीक है। उस रात मैं उसके चिल्लाने से जाग गया। जैसे आप चिल्ला रहे हैं, किसी के बारे में सुना होगा, मिल रहा था हत्या कर दी गई। यह मेरी प्रेमिका या पूर्व प्रेमिका थी, या उस समय वो जो भी थी वो नहीं थी कमरे में। तो मैं लिविंग रूम में भाग गया। कमरा और वो बगल में खड़ी थी, सामने का दरवाजा। मैंने उसका कंधा पकड़ा और पूछा कि क्या वो ठीक था। वो बेकाबू होकर सिसक रही थी। मैंने उसे पकड़ लिया और बताने की कोशिश की सब कुछ ठीक था। जब मैं उसे गले लगा रहा था तो उसकी चाबियां उसके पास थीं, उसके हाथ में, और मेरी पीठ पर तमाचा मारा उसकी चाबियों के साथ सिर का। मैं दर्द से चिल्लाने लगा और हताशा के साथ पूछ रही थी कि वो सब क्या था के बारे में, और वो बस यही कहती रही कि वो जानता था। मुझे अभी भी पता नहीं है कि वो क्या जानती थी इस दिन, लेकिन बार बार वो यूं ही रुकती रही, यह कहते हुए कि वो जानती थी कि वो जानती थी। मैं मूर्खतापूर्वक उससे विनती करने की कोशिश करता रहा, आराम करने के लिए, जब मुझे बस मिल जाना चाहिए था। मेरी कार में बैठा और वहां से चला गया। क्षण जो मुझे एहसास नहीं था वो उससे पहले था। उसने चिल्लाते हुए पुलिस को बुलाया था। जब मैंने कोशिश करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया उसे सांत्वना देते हुए, उसने खुद को मुझ पर फेंक दिया। मूलतः मैंने उसे अपनी बाहों में पकड़ रखा था। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया और खोला। उन्होंने उसे रोते हुए देखा और तुरंत मुझे हथकड़ी लगा दी, जैसे कोई प्रश्न ही नहीं पूछा या किसी भी चीज ने। मुझे बस दूर हटने के लिए कहा। मेरे हाथ ऊपर उठे और उन्होंने मुझे हथकड़ी पहना दी। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है या क्या कहना है, और मैं कभी भी कानूनी परेशानी में नहीं पड़ा। इससे पहले वो मुझ पर चिल्लाती रही, आपको सही डेड बैग परोसता है। मैंने पुलिस वालों से विनती करने की कोशिश की कि मैं पता नहीं क्या हो रहा है, और वे कुछ हद तक असभ्य हो रहे थे और मुझे नजरअंदाज कर रहे थे और मुझे बहुत कम स्वीकृति दे रहे हैं। उन्होंने मुझे कार के पीछे बिठाया और मुझे बताया कि वे मुझे ले जा रहे थे। जब तक उन्हें यह नहीं मिल जाता तब तक होल्डिंग सेंटर सुलझा लिया गया। मैंने अपने माता पिता को बुलाया जो नीचे थे। मिनटों में मेरे लिए लड़ना, मुझे लगता है उसने पुलिस को फोन करके बताया होगा, जिनके लिए मैं उसे पीट रहा था। सप्ताह मुझे बस ये देखने दो कि बाहर राक्षस है, वहां वे ऐसा करते हैं और वो सब कुछ करते हैं, उन लोगों के साथ होता है जिनके वे हकदार होते हैं। लेकिन मैंने वास्तव में कभी उस पर उंगली नहीं उठाई। उसने पुलिस को ये भी बताया कि वो वही थी एक जो बाहर जाना चाहती थी, और जब वो मुझे तब बताया गया जब मैंने अपना आपा खो दिया। शुक्र है कि मेरे पास सारा पाठ था। मेरे माता पिता के साथ बातचीत, घर जाने से मुझे बहुत मदद मिली। मैं नहीं जानता कि यह कैसे और कब संभव है। मैं लोगों को ये कहानी बताता हूँ जो वे नहीं बताते। समझे कि यह कैसे संभव है, लेकिन मुझे इस होल्डिंग सेंटर में रखा गया था। एक सप्ताह से अधिक समय तक उन्होंने मुझे बाहर नहीं जाने दिया, बिना किसी सबूत या प्रमाण के जो उन्होंने अभी अभी रखा है। मैं वहां हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि यह हो सकता है उस काउंटी के कारण जहां मैं था, लेकिन किसी भी तरह से यह अभी भी अविश्वसनीय था। गड़बड़ कर दिया। अंततः मैं बाहर निकला और कुछ ही दिनों में मैं उसका एक संदेश मिला जिसमें उसने पूछा कि मैं कब आया था। घर वापस जाने का मतलब है हमारी झोपड़ी हम रहते थे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। संख्या आखिरकार मैं उनके खिलाफ मुकदमा जीत गया वास्तव में, और मेरा रिकॉर्ड साफ हो गया था। लेकिन ऐसा होने में मुझे बहुत समय लग गया। ये दाग मेरे नाम पर वर्षों तक रहेगा। और इस भयानक के बारे में एक आखिरी विवरण। कहानी लगभग 4 या 5 साल पहले मुझे पता चला वास्तव में उसका निदान किया गया था, एक प्रकार का मानसिक विकार। जाहिर तौर पर यह उसके परिवार में उसी तरह चलता है। उसके 2 चचेरे भाई भी हैं जिनके पास भी यह है, और आखिरी बार मुझे पता था कि वो कुछ में थी उसे चाकू मारने की कोशिश के लिए संस्था उस समय प्रेमी। उसने दावा किया कि वो सीआईए के साथ काम कर रहा था विश्व नेताओं की हत्या करने के लिए। और जब मुझे पता चला कि मुझे वैध रूप से मिला है, कभी मैं हर समय उसके बारे में सोचता रहा, मुझे सोते हुए और रात के बारे में देखा। जब वो रखी तो उसने मुझे गिरफ्तार करवा दिया, ये कहते हुए कि वो जानती थी। मैं बहुत खुश हूँ कि जब मैं आउट हो गया तो मैं आउट हो गया, अगर इसके लिए मुझे कई महीनों का नरक भुगतना पड़े। शुक्र है कि वो कभी ऐसा नहीं कर पाई, वास्तव में कम से कम किसी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाएं। वो मुझे वैसे भी पता है। मैं सचमुच आशा करता हूँ कि उसे वो सहायता मिलेगी जिसकी उसे आवश्यकता है, और एक दिन वो खुश रह सकेगी और स्वस्थ जीवन। संगीत। 2016 में मैंने फैसला किया कि मैं स्थानांतरित होने जा रहा हूँ, अपने गृहनगर से बाहर निकली और यह सब करे देश भर में मैं स्वयं, मेरा पूरा विस्तृत परिवार यहीं रहता था।
मेरा गृहनगर और मेरा कोई चचेरा भाई नहीं, परिवार के किसी अन्य सदस्य की कोई इच्छा हो छोड़ना, मैं वो बनना चाहता था जिसने इसे बदला मेरे परिवार के लिए। बेशक वे मेरे होने से परेशान थे, परिवार बेहद करीब है, लेकिन ये था इस दुनिया को बाहर अनुभव करने का समय। मेरा अपना पिछवाड़ा, मैं इडाहो के एक छोटे से शहर से स्थानांतरित हुआ। मैं मेन में कुछ हद तक छोटा सा शहर था। मैं मेन में अपना जीवन शुरू करने के लिए उत्साहित था। बताया कि मैं जिस शहर में जा रहा था, गर्मियों में पर्यटकों की संख्या में थोड़ी वृद्धि हुई, लेकिन अधिकांश में उस समय ये शांत और दर्शनीय था, जो बिल्कुल वही है जो मैं चाहता था। मैंने स्थानांतरण से कुछ महीने पहले दौरा किया था और बहुत सारे स्थानीय लोगों से मिला जो सभी लग रहे थे बहुत प्यारा समुदाय, बहुत मैत्रीपूर्ण था और यह ऐसा प्रतीत हुआ मानो सभी लोग वहीं हों, बस एक दूसरे की पीठ देखते रहे। आखिरकार समय आ गया और मैं साथ चला गया। मेरे मंगेतर रिकी की चाल अधिकतर थी हानिरहित, कुछ खोए हुए स्वभाव, लेकिन अंततः ये सुचारू रूप से चला और शाम 6 बजे तक हम अपने नए घर के अंदर थे। दुर्भाग्य से आनंदमय आनंद, हमारा नया घर बहुत लंबे समय तक नहीं चला। आधी रात के किसी समय, मैंने वो समय नहीं देखा जब हम जागे थे, एक अजीब आवाज, ये लगभग दरवाजा पटकने जैसा लग रहा था। रिकी बिस्तर से उठकर देखने गया। जब वो शयनकक्ष में लौटा तो अनेक कुछ मिनट बाद उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं लग रहा है अजीब या जगह से बाहर। हालांकि इसमें उसे समय लगा, उसे वापस आने की जांच करने में बहुत समय लग रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि उसे इतना समय क्यों लगा, मुझे बताया कि सामने का दरवाजा खुला हुआ था जो हमारे जैसा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा है। पूरे उत्साह के साथ यह संभव था उस दिन से जब उसने इसे छोड़ा होगा खुला, इसलिए उसने कुछ मिनट इधर उधर देखने में बिताए घर में। बस मामले में जो कुछ भी हमने सुना, एक घुसपैठिया था। शुक्र है कि कोई भी घुसपैठिया नहीं है। आवाज अब चली गई थी। वो मुझे शुभ रात्रि चूमने के लिए आगे बढ़ता है। मुझसे कहा कि इसके बारे में चिंता मत करो और हम चलते हैं बिस्तर पर। वो रात बहुत कठिन थी, मैं सो नहीं सका। सभी इसे महिलाओं का अंतर्ज्ञान कहीं या कहीं, जो भी आप चाहते हैं, लेकिन कुछ गहरा नीचे बस ठीक नहीं लग रहा था। उस सुबह हमने कॉफी पी और हमारे नए को सजाने और स्थापित करने का काम जारी रखा। घर लगभग दोपहर 1 बजे तक हम नहीं आए थे। आखिरकार घर छोड़ने के लिए तैयार हो गए और सामने की सीढ़ियों पर एक पैकेज था, नोट, और नोट में बस यही कहा गया कि स्वागत है, आनंद लीजिए घर। रिकी ने पैकेज उठाया और उसे खोला। अंदर ऊपर और यह एक पीने का गिलास था, बस एक नियमित पीने का गिलास। ये पुराना लग रहा था, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था इसके बारे में विशेष। वो हंसे और कुछ चुटकुले बनाए। मेन में लोग बस अजीब है या कुछ और। मैं हंसा, लेकिन अधिकतर महसूस हुआ मैं बस बेचैनी की इस निश्चित भावना जानता था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। पीने के गिलास के पैकेज के बाद हम गए, दुकान पर गए और हमारी जरूरत की सभी चीजें दौड़ी। कामों को आगे बढ़ाना वास्तव में थका देने वाला होता है। कभी कभी आपको सब कुछ का एहसास नहीं होता है। जो सामान आपको चाहिए उसे तब तक भूल जाइए जब तक आप ऐसा न कर ले। सभी बस गए। उस रात हमने खाना खाया, इंटरनेट स्थापित किया और एक फिल्म देखी एक साथ। मैं उदास महसूस कर रहा था और पूरी तरह से चिंतित था। शाम को हम करीब करीब बिस्तर पर लेट गए। आधी रात, और आधी रात के तुरंत बाद हम 3 तेज धमाके सुने। हम में से कोई भी अभी तक सोया नहीं था, अभी कुछ देर पहले ही बिस्तर पर आया था। रिकी धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और इससे पहले कि वो दरवाजे की आवाज का उत्तर दे पाता, धमाका धमाका 3 तेज धमाके गूंज उठे घर। फिर से रिकी दरवाजे के पास से चिल्लाया, ये कौन है? और इसके बाद मैंने जो सुना उससे मुझे आश्चर्य हुआ। एक बहुत बूढ़ी औरत कांपते हुए चिल्लाई, लेकिन कृपया मुझे मदद चाहिए, क्या यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है और मैं सुरक्षित नहीं हूँ? मेरे मंगेतर ने जवाब दिया, ठीक है बस बस डटे रहो, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। महिला लगभग तुरंत चिल्ला उठी, नहीं, कृपया मुझे आने दे। मैं दरवाजे पर अपनी भींचे सिकोड़कर खड़ा था। स्वेटर। रिकी मेरे इनपुट की तलाश में मेरी ओर मुड़ा और मैं बस बोल नहीं सका। अगर यह महिला वास्तव में अंदर थी तो कंधे उचकाए जिस खतरे के लिए हम उसे छोड़ रहे थे, चाहे वहाँ कुछ भी हो। रिकी ने मुझे अंदर आने का इशारा किया। कोठरी जो हमारे ठीक बाहर थी, शयनकक्ष, और पुलिस को बुलाने के लिए मैं तुरंत कोठरी में घुस गया और अधिकारियों को बुलाया। एक बार उसने मुझे फुसफुसाते हुए सुना, डिस्पैच। रिकी ने दरवाजा खोला और कुछ एक बहुत ही बूढ़ी कमजोर औरत दौड़ती हुई आई अंदर। वो रिकी पर चिल्लाने लगी, चुप हो जाओ। तुरंत दरवाजा खुला। मैंने उन्हें वहां देखा। रिकी ने मेरी तरह ज्यादा कुछ नहीं कहा, वो जो सम था उसे संसाधित करने का प्रयास कर रहा था। हो रहा है, बुढ़िया ने फिर कहा, घर में और कौन कौन है? रिकी ने उसकी ओर देखा और कहा कि यह बस है, मैं घर में नहीं, यहाँ बैठ जाओ, इसे ले लो, गहरी सांस ले, आराम करो, मैं पुलिस को बुला सकता हूँ। महिला फिर से उन्मत्त हो गई, लिविंग रूम के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया और कहा कि कृपया, मेरे पति बाहर हैं, कृपया आपको उसकी मदद करने की जरूरत है, जिसकी आपको जरूरत है उसे यही छिपने दो, वे उसे पकड़ लेंगे। रिकी सहानुभूतिपूर्ण दिखता है लेकिन उसने पुराना बताया। महिला, सुनो, मुझे क्षमा करें महोदया, यदि यह वहाँ सुरक्षित नहीं है तो मैं अब पुलिस को बुलाने जा रहा हूँ, वे बुलाएंगे, मदद करने में सक्षम हो। एक स्विच के फ्लिप के साथ बूढ़ी औरत अनियमित व्यवहार से रोका और अंदर बहुत गहरा और लगभग भयावह उसने कड़कती आवाज में कहा, अभी दरवाजा खोलो या अपने जीवन को प्रशिक्षित करें।
रिकी खुश नहीं था। उसने इशारा करके बुढ़िया की ओर देखा दरवाजा और कहा, अभी आप क्या निकाल रहे हैं? बूढ़ी औरत दरवाजे की ओर लपकी, पागल बच्चा। और जब उसने 2 बार दरवाजा खोला, छोटे और बहुत बड़े आदमी अंदर भागे और मेरे मंगेतर से मारपीट करने लगा। जमीन में यथासंभव छुपकर रहा। कोठरी से संघर्ष को देखा, दरवाजे में दरार। मैंने अपनी सांसें रोक ली कि पुलिस ऐसा करेगी, कोई दूसरा हो मैं उन लोगों को रिकी और मुझे लात मारते हुए देख सकता था, रिकी को खांसते और संघर्ष करते हुए सुन सकता था। इस दौरान बुढ़िया जय जयकार करती रही। खड़खड़ाया हुआ, मैं ठीक से नहीं जानता कि यह कितना समय था, शायद केवल कुछ ही क्षण थे, लेकिन पुलिस खिड़कियों से रोशनी देखी जा सकती थी। तीनों घुसपैठिए पीछे से भाग गए। दरवाजा मानो उन्हें ठीक ठीक पता हो कि कहाँ है। दरवाजा था रास्ते में। बूढ़ी औरत दरवाजे से बाहर निकली। उसने पैकेज को गिलास से पकड़ लिया और उसने बाहर घर का आनंद लो। रिकी, तथ्य ये है कि किसी तरह वो उसका नाम जानती थी, मुझे रुला दिया। मैं पहले से भी अधिक था और उससे भी अधिक। जिस समय पुलिस घुसपैठियों के अंदर पहुंची, दरवाजे से बाहर थे और चले गए। रिकी अपने घुटनों पर बैठ गया और संघर्ष करने लगा। पिटाई के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ। प्राप्त, जिसने पुलिस को सारी जानकारी दी। हम यादृच्छिक पैकेज के बारे में सोच सकते हैं, एक नोट के साथ जो महिला ने हमसे लिया। हमारे पास वो भी नहीं था। हमने उनसे कहा कि घुसपैठिए लगते हैं, घर का लेआउट अच्छी तरह जानते हैं और हम भी पुलिस को अधिकतर मौका देने में सक्षम थे। घुसपैठियों का सटीक विवरण, उन्होंने बिल्कुल भी मास्क नहीं पहना हुआ था। तथ्य ये है कि मैं उनके चेहरे देख सकता था और आंखों ने उन्हें इतना अधिक डरावना बना दिया। 2 आदमी साफ सुथरे लग रहे थे, दोनों युवा थे और वे बड़े थे, मांसल दिखने वाला, और दोनों का शरीर थोड़ा सा था, थोड़ा मैला कुचैला लेकिन साफ सुथरा किस्म का। एक गंदा गोरा और दूसरा मैला। काले बाल थे, जिसके बाल गहरे थे वो गंजा हो रहा था और दूसरे आदमी के बाल खींचे गए। एक जूड़े में वृद्ध महिला अत्यधिक थी, कमजोर और छोटी दिखने वाली, और उसके पास ये था, त्वचा ऐसी दिखती थी मानो वो लगभग हो। उसके शरीर से काफी देर तक पानी टपकता रहा। सीधे सफेद बाल, और मैं क्या से मैं अपनी सुविधाजनक जगह से देख सकता था कि कोई दांत नहीं है और मैं उस अंतिम अंश के बारे में निश्चित नहीं हूँ। पुलिस इन्हें पकड़ने में असमर्थ रही, घुसपैठिए, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन हम होटल में रुके कुछ रातें और फिर वापस चले गए इडाहो। उस दौरान बिना किसी परिवार के अकेले रहना, इस कठिन परीक्षा ने मुझे लगभग तोड़ दिया और उससे भी ज्यादा मुझे अपने परिवार की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता थी। मैं आज भी इडाहो में रहता हूं और मैं कभी दूर जाने का कोई इरादा नहीं है। उस दुस्वप्न के बाद सबसे अधिक निराशा की बात यह है कि मैं कभी नहीं मुझे मेरे उत्तर मिल गए। मुझे नहीं पता कि हम क्यों निशाना बनाया गया। मैं अपने यहाँ चल रही घटनाओं को देख सकता हूँ, सिर ऐसे कि मानो कल ही की बात हो। अभी भी मुझे सबसे ज्यादा निराशा होती है। और इसका सर्वथा भयावह विवरण, कहानी वो विवरण है जो मेरे मंगेतर ने बताया मेरे बाद जब हम पहले ही घर चले गए थे इडाहो। उसने पुलिस को ये जानकारी नहीं दी क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, वैसे भी मायने रखता है। पहली रात हम तेज शोर के साथ सुना था। रिकी ने कहा कि दरवाजा था अच्छी तरह से अनलॉक किया गया, ये सच है, लेकिन ये था अनलॉक से भी ज्यादा। सामने का दरवाजा पूरा खुला था और वैसा ही था पिछला दरवाजा। घुसपैठिए दरवाजे से बाहर भाग गए। दूसरी रात ये राक्षस जो भी थे उनमें थे। 1 रात पहले मेरा घर, इस आदेश के बाद से मैं ठीक से सोया नहीं हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि मैं कभी ठीक से सो पाऊंगा। पुनः विदेशी संगीत। सबसे पहली बात जो मैं अपने सामने कहना चाहता हूँ, लिखो, मेरी कहानी यह है कि मैं समझता हूँ जो कुछ होता है उसके लिए मैं आंशिक रूप से दोषी हूँ। मेरी हास्य की विकृत भावना ने मुझे अंदर खींच लिया। मुसीबत फिर से, और इस बार लोग थे। वास्तव में मेरी बेवकूफ़ी भरी हरकतों से प्रभावित हुआ। यदि आप इसे पढ़ रहे हैं और आपके साथ ऐसा होता है, उस आदमी को जाने जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बस इतना जान लो कि मुझे खेद है। कुछ साल पहले मैं और मेरी पत्नी एक खूबसूरत नए घर में चले गए। छोटा उपनगर, यह आरंभ करने और बढ़ाने के लिए आदर्श स्थान था। एक परिवार, यह उनमें से एक था। चित्र परिपूर्ण दिखने वाले उपनगर जो आप हैं फिल्मों या शो में देखेंगे। मैंने स्वयं को कभी भी इस स्थान पर रहते हुए नहीं देखा। मेरे जीवन में अच्छा है, लेकिन भगवान मेरी पत्नी को आशीर्वाद दे और उसकी नौकरी। मैंने अपना वजन खींचा, लेकिन वो बिना वजन के थी। महल की रानी पर संदेह कर ठीक उसी समय जब हम आय में आगे बढ़ रहे थे, मैं पहले से ही सभी भटकती आंखों को देख सकता था। पड़ोसियों से टैटू से ढके 2 युवा, इस तरह की जगह। मुझे बस पता है कि कैसे कुछ लोग उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। जब हम घर में सामान ले जा रहे हैं, कई पड़ोसी आए और स्वागत किया। हम ये लोग यथासंभव मित्रतापूर्ण थे, भले ही यह एक तरह से नकली हो, और यह अभी भी अच्छा था और मेरी पत्नी को ये बहुत पसंद आया। जोड़ा सीधे सड़क के उस पार। यह एक और कहानी थी, हालांकि यह पुरानी थी। युगल शायद 70 के दशक में भी होंगे, 80 के दशक, और मैं उन्हें घूरते हुए देख सकता था। पर्दे इन दोनों में से केवल त्वरित चोटियां ही नहीं, वे हमें वैसे ही घूर रहे थे जैसे वे चाहते थे। कोई घूर घूर कर देखने की प्रतियोगिता या कुछ और जीतना। मैंने उन्हें हाथ हिलाया, मैं झटका दे रहा था, और विडंबना यह है कि वे लहराते हुए वापस नहीं लौटे। वे 1 सेकंड और फिर घूरते रहे। पर्दे बंद कर दिए। मैं अपनी पत्नी की ओर मुड़ा और कहा कि इन्हें खराब कर दो। दोस्तों, मैंने अच्छा बनने की कोशिश की, यह उनका नुकसान है। वो हंसी और मुझसे कहा कि अच्छा खेलो नए पड़ोसियों के साथ, और लगभग 10 मिनट बाद वो आदमी वास्तव में बाहर आया और मेरे पास आया। वो मेरे रास्ते तक पैदल चला और अपने नए गैराज में, जहां मैं था, कुछ उपकरण दूर रखना, उसने चिल्लाकर मेरा ध्यान आकर्षित किया। बहुत तेज और आक्रामक आवाज, अरे मैं आपकी सराहना नहीं करता, यह एक शांत पड़ोस है और मैं ऐसा करूंगा
करूंगा, अगर मुझे करना ही पड़े तो पुलिस को बुलाओ। इस बेचारे आदमी ने मुझे हंसाया अंदर, लेकिन शांत करने की कोशिश करने के बजाय स्थिति यह थी कि मेरा स्वभाव बेहतर हो गया। मेरे बारे में थोड़ा सा मैंने छोटे आदमी की ओर देखा और मैं उन्हें आक्रामक तरीके से जवाब दिया। उसी स्वर में वो मेरे पास आया और बोला, क्या तुम सुनोगे दोस्त, सबसे पहले मेरी संपत्ति से बाहर निकलो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, बस मेरे गैराज में आ जाओ। और दूसरा, मैं पता नहीं तुम्हें कौन लगता है कि तुम आ रहे हो, यहाँ पुलिस के बारे में धमकी दी जा रही है, लेकिन मैं और मेरी पत्नी अच्छे लोग हैं। अब मैं इसके बजाय छोटे आदमी को श्रेय देता हूँ, वो बस कुछ बेवकूफ़ी भरी बात कह रहा है। मेरे पास इस तरह आया जैसे फूला हुआ उसके पास आया हो पुराना संदूक और मेरी ओर बढ़ा। आखिरकार मेरी पत्नी ने सुन लिया कि क्या हो रहा था और बगल के दरवाजे से भागकर बाहर आया। हमारे बीच, मैं इस बूढ़े के साथ कभी कुछ नहीं करूंगा यार, लेकिन वो तकनीकी रूप से अतिक्रमण कर रहा था और वो कुछ बटन दबा रहा था। मेरी पत्नी ने तनाव को शांत करने की कोशिश की और अपना परिचय दे और माफी मांगे मेरे व्यवहार के लिए। बूढ़ा आदमी, इसके बजाय उस आदमी ने मेरी पत्नी के सामने थूक दिया और कहा कि तुम मुझसे दूर हो जाओ वेश्या, मैं इसकी परवाह मत करो कि तुम कौन हो, तुम दोनों गंदे हो और मेरे पड़ोस को बर्बाद कर रहा हूँ। वो वहीं खड़ी उस आदमी को देख रही थी, उसका जबड़ा लगभग जमीन पर लटक रहा था। मैंने पृष्ठभूमि में हंसी और वो अपने घर की ओर इशारा किया और कहा कि आप प्राप्त करें, अभी मुझसे दूर हो जाओ और तुम उतर जाओ हमारी संपत्ति का। वो आदमी कुछ बड़बड़ाता हुआ चला गया खुद को और हम दोनों ने बस देखा एक दूसरे पर, पूर्ण अविश्वास। ऐसा कुछ भी कभी नहीं हुआ है हमें, निस्संदेह, चूंकि मैं थोड़ा भी नहीं जाने दे सकता इस तरह की चीजें मैंने लेने का फैसला किया। चीजें बहुत दूर है, जैसा कि मैं अक्सर करता हूँ। मेरे पास हेलोवीन सामग्री के ढेर सारे बक्से हैं, क्योंकि हम हेलोवीन के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, हर साल सजने संवरने के लिए निकल पड़ते हैं और हम एक बड़ी पार्टी भी करो। मैंने उससे मजाक किया कि मैं ऐसा कैसे नहीं कर सकता, ये देखने के लिए प्रतीक्षा करें कि वो उसके घर पर कैसी प्रतिक्रिया देता है हेलोवीन पर। वो हंसी, लेकिन मुझे बस रुकने के लिए कहा, बस इसके बारे में भूल जाओ। हाँ, वो नहीं होने वाला था मुझसे शादी की, उसे पता होना चाहिए था कि मैं चीजों को बहुत आगे तक ले जाऊंगा। और जैसा कि मैं कह रहा था, मैंने कुछ नकली पकड़ लिया खून जिसके लिए उसने खिड़कियों पर लगाया हेलोवीन। यह उन चिपचिपे लोगों जैसा नहीं था, सजावट ये फिल्म की गुणवत्ता जैसी थी। नकली खून जो मैंने 1 साल पहले इस्तेमाल किया था एक प्रेतवादित घर के लिए, ये धोने योग्य था। और यह सब इसलिए मुझे चिंता नहीं थी किसी भी चीज को बर्बाद करना। मैंने नकली खून लिया और एक विशाल खून बनाया उसके सामने वाली खिड़की पर, खून का धब्बा। घर जब सूरज ढल जाता है और मैं करवट बदल लेता हूँ, उस कमरे में रोशनी जलती हुई दिखेगी, खिड़की पर खून के बड़े बड़े छींटे। और ये सिर्फ मेरी बेशर्म कोशिश थी बूढ़े आदमी के साथ खिलवाड़ करने का मजाक। सड़क के उस पार आप देख सकते हैं और मैं देख सकता हूँ, कभी नहीं पता चला कि वो कैसे जा रहा था प्रतिक्रिया करना। मैं किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहता था या ऐसा कुछ भी, मैं बस उसे चाहता था नाराज होना और शायद मुझे छोड़ देना। मेलबॉक्स में पत्र या कुछ और। उस रात वो और मैं देख रहे थे फिल्म, जब हमने किसी का शोर सुना हमारे सामने वाले दरवाजे में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। घबराकर हम दोनों सोफे से कूद पड़े, सामने के दरवाजे तक जाने का रास्ता बनाया और हम जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा तो उस आदमी ने दाहिनी ओर टक्कर मार दी। एक कुल्हाड़ी के माध्यम से मैंने तुरंत उस आदमी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। वो मेरे पास आने लगा और उठाने लगा। अब मैं एक बड़ा आदमी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हूँ, किसी ऐसे आदमी को रोक रहा हूँ जो उड़ने वाला है मुझे कुल्हाड़ी से। वाह वाह, शांत हो जाओ दोस्त, क्या हो रहा है। पर मैंने उस आदमी से विनती करने की कोशिश की। वो क्रोधित था और उसके शब्दों पर लड़खड़ाना। मैंने खून देखा, मुझे पता था कि वो मेरे लिए मुसीबत था। खून देखा, वो बस उस पंक्ति को दोहराता रहा और मैंने फिर से खून देखा। हालांकि मैं थोड़ा घबरा रहा था, जितनी जल्दी मैं कर सकता था मैंने इसका जवाब दिया, नकली, मुझे खेद है कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। कुल्हाड़ी अभी भी उसके सिर के ऊपर थी, अब थोड़ा कम आक्रामक, लेकिन फिर भी चिल्लाते हुए उन्होंने कहा कि मौत कोई मजाक नहीं है, बहुत कुछ हो रहा था। मेरी पत्नी भागी ऊपर गए और पुलिस को बुलाने लगे। ये डरावना था, लेकिन मुझे पता था कि मैं आगे निकल सकता हूँ। वो लड़का, और अगर मैं पकड़ सका तो उस पर काबू पा लूं, उसे कुल्हाड़ी छोड़ने के लिए। जब मैं एक योजना पर काम करने की कोशिश कर रहा था, इससे बाहर निकलो, उसने कुल्हाड़ी गिरा दी और घुटने के बल गिर गया। वो गतिहीन था और लगभग वैसा ही लग रहा था, वो हौंफ रहा था। मैं अभी भी अपने हाथ बाहर रखे हुए हूँ, रक्षात्मक स्थिति जिसके मैं करीब पहुंच गया आदमी और कहा, अरे दोस्त, ठीक है, चलो बस चलो, एक कदम पीछे हटो। उसी क्षण वो आदमी वहीं गिर पड़ा। मेरा सामने वाला कमरा। मैं अपनी पत्नी के लिए चिल्लाया, जो बहुत ज्यादा थी इन स्थितियों में मुझसे बेहतर। वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे चली गई और मैं उसकी आंखों का दर्द कभी मत भूलिए। वो क्षण वो चिल्लाई कि मुझे लगता है वो मर गया है, और कुछ मिनट बाद ही पुलिस आ गई ऊपर और मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा। तुरंत कुछ मिनट बाद एक एम्बुलेंस पहुंची और मैं, लेकिन यह मत सोचो कि वो अभी मरा है, कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया, बाद में कार्डियक से अस्पताल में गिरफ्तारी या कुछ और। ये दुखद था और मुझे बहुत बुरा लगा। स्थिति में गया और व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी मेरी किसी भी हानि या पीड़ा के लिए उसकी पत्नी कारण, और यह बेचारी महिला नहीं कर सकती थी। मेरे साथ अच्छा व्यवहार करो। वो मुस्कुराई और कहा, वो बहुत बूढ़ा था और बहुत बीमार था, अब पूर्ण डेक के साथ नहीं खेल रहा था। आप बच्चों ने कुछ भी गलत नहीं किया है, इससे मुझे कोई बेहतर महसूस नहीं हुआ। उस रात के बाद मैंने और अधिक बनने की कोशिश की, मिलनसार और कम अभिमानी झटका। मैंने उसके सारे रखरखाव का ध्यान रखा। महिला का घर जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। वास्तव में अभी कुछ सप्ताह पहले ही, जो मुझे वास्तव में बैठने के लिए प्रेरित किया। और ये लिखो, आप किसके साथ खिलवाड़ करते हैं।
उससे सावधान रहें। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, मन या वे किस प्रकार की स्थिति में है। मैंने अपने जीवन का संतरा सहा, धमकी दी और फिर एक आदमी का आतंक में ठीक मेरे सामने गिर रहा है। सेकंड की बात है, जीवन छोटा है और मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, बस अच्छे इंसान बनो। ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और बने आज सदस्य। विशिष्ट सामग्री के लिए मैंने NYU में कॉलेज में दाखिला लिया, जो वास्तव में है। आशा है कि यह एक अद्भुत अनुभव था। वहाँ कुछ बॉबकैट प्राइड है। अपना डिग्री प्रोग्राम पूरा करने के बाद इसके बजाय अपस्टेट वापस जाने का फैसला किया। शहर में रहना, मुझे लगा कि मैं अपने साथ घर जा सकता हूँ थोड़ी देर के लिए। परिवार, मेरे बूढ़े को ले जाओ, कुछ पैसे बचाने के लिए नौकरी करें और फिर खोजे। मेरे क्षेत्र में नौकरी के लिए मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि यह मेरा कदम था। घर अंततः सबसे खराब में से एक बन जाएगा। मेरे जीवन की रातें, जब मैं था तो मेरे नाम पर बहुत कुछ नहीं था। NYU के लिए शहर में रहता था। मेरे माता पिता ने मुझे अधिकांश सामान भेजने के लिए भुगतान किया। उनके बाद से मेरा सामान घर वापस आ गया है। वे शारीरिक रूप से मेरी मदद करने में सक्षम नहीं थे। घर चले जाओ। मेरे पिता व्यवसाय के सिलसिले में शहर से बाहर थे और मेरी माँ आंशिक रूप से विकलांग थी और है गाड़ी चलाने में असमर्थ। जब मैं था तो मुझे अपना लाइसेंस कभी नहीं मिला। छोटी उम्र में मुझे कभी कार की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मुझे गाड़ी भी नहीं चला सका। शहर से घर जाने का मेरा एकमात्र रास्ता था बस, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। मुझे लगा कि मैं अपना हेडफोन लगा सकता हूँ और बस 3 घंटे तक बहते रहो। बस सवारी, मेरी बस से घर जाने का टिकट था, रात भर बस की सवारी, और ये था रात भर में ऐसा करना काफी सस्ता है और मैं टूट गया था, इसलिए यह मेरा एकमात्र था विकल्प। मैं बस स्टेशन पर जल्दी पहुंच गया और मैंने स्वयं को अपनी सीट पर स्थापित कर लिया और मैं रात 10 बजे मेरे प्रस्थान के लिए तैयार था। स्टेशन हम सही समय पर निकले और सब कुछ ठीक था, सुचारू रूप से चल रहा है। वहाँ बहुत ज्यादा लोग नहीं थे बस, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अंधेरी और सुनसान बस यात्रा, पीछे बैठना लगभग आरामदायक था। बस में संगीत सुनते हुए, यह उन बड़ी बसों में से एक है। बस के पिछले हिस्से में बाथरूम और मैं बाथरूम के ठीक बगल में बैठा था, सबसे पीछे। मैं जानता हूँ कि इतना करीब होना एक तरह की घृणित बात है बाथरूम के लिए, लेकिन ये भी सबसे अधिक है इन प्रकारों पर आरामदायक और एकांत स्थान बसों का, चूंकि वहाँ बहुत अधिक लोग नहीं थे। बस में लोग थे या तो मैं नहीं था। किसी भी चीज के अत्यधिक स्थूल होने के बारे में चिंतित होना। एक आदमी के घर जाने की हमारी यात्रा में लगभग 1 घंटा लगा। उठकर बाथरूम का भी उपयोग नहीं किया। उसके बारे में अजीब बात यह थी कि जो अजीब था वह था के बीच अत्यंत अजीब नेत्र संपर्क। बाथरूम में प्रवेश करने से पहले वो और मैं, जो उससे भी अधिक अजीब था, तथ्य ये है कि वो लंबे समय से वहां था। समय सचमुच बहुत लंबे समय जैसा है। पहले तो मैंने बस यही सोचा कि वो था अपना व्यवसाय कर रहा है, लेकिन 30 मिनट के बाद मैं कुछ हद तक चिंतित था और मुझे इसका उपयोग करना पड़ा। शौचालय स्वयं। आखिरकार मैंने दरवाजा खटखटाया क्योंकि मैं अपने मूत्राशय को अब और नहीं रोक सका। आश्चर्य की बात है कि उसने जैसे ही दरवाजा खोला, जैसे ही मैंने दस्तक दी, उसने मुझे ऐसे घूरा जैसे मैं परेशान हो रहा हूँ, कुछ बहुत महत्वपूर्ण और गुस्से के साथ उसकी आवाज में, लेकिन अभी भी फुसफुसा रहा है। आदमी ने कहा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ छोटी महिला? जब मैं अविश्वसनीय रूप से असहज था, घबराते हुए जवाब दिया, सॉरी सर, मैं बस बाथरूम का उपयोग करने की आवश्यकता है। उस आदमी ने मुझे थोड़ा घूरकर देखा और फिर चला गया। शौचालय से बाहर मैं अंदर गया और मैंने आपको धन्यवाद कहा। आदमी गुजर गया। जब मैं दरवाजा बंद कर रहा था तो मैंने ऊपर देखा और वह आदमी ठीक बाहर खड़ा था। दरवाजा अभी भी मुझे घूर रहा है। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और जैसे ही मैं वहां बैठा, वो आदमी थोड़ा बाथरूम में था। दरवाजा खटखटाना नहीं, पीटना या जोर से खटखटाने पर वो खोलने की कोशिश नहीं कर रहा था या ऐसा कुछ भी। वो था बस लगातार दरवाजा लगभग थपथपा रहा है, लयबद्ध और तेज फुसफुसाहट। चिल्लाया, 1 मिनट, क्षमा करें, मैं अभी बाहर आऊंगा। टैपिंग बंद नहीं हुई। मैंने अपना व्यवसाय समाप्त कर लिया और मैं था। दरवाजा खोलने से डर लग रहा है, लेकिन मैं अभी बाथरूम से बाहर निकलना चाहता था। जब मैंने दरवाजा खोला तो मुझे एक बुरा सपना आया। मेरे दिमाग में जो सपना था वो सच था। वो आदमी वहां खड़ा मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें खराब हो गई थी। उसके पास ये थे बड़ी बड़ी भयानक आंखें और ये भारी भरकम फैली हुई पुतलियां। मैं जानता था कि शायद यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन मैं कुछ भी मानकर चलना नहीं चाहता था। मैंने कहा, क्षमा करें, और उस आदमी के पास खिसक गया, बस थोड़ा सा किनारे की ओर खिसक गया ताकि मैं कर सकूं। मेरे स्थान पर चारों ओर निचोड़े। मैंने पहले ही मानसिक रूप से यह निर्णय ले लिया था। इंगित करें कि मैं अपना सामान लेने वाला था और जैसे ही बस के सामने जाए वो वापस बाथरूम में चला गया। मैं अपनी जगह पर पहुंचा और चुपचाप शुरू कर दिया, मैं अपना सामान इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मैं एक बना सकूं। तीव्र गति। वो आदमी बाथरूम में घुस गया और फिर तुरंत बाथरूम से बाहर आया और मेरी सीट के ठीक बगल में खड़ा था। चाहकर भी मैं उससे मिल नहीं सका। कोई ये पिछली सीटें बाथरूम के बगल में हैं। वे एक छोटे से नुक्कड़ की तरह थे जो कि झुका हुआ था, एक तरह से जहां आगे कोई सीट नहीं है आपको। तो इसमें वो आदमी खड़ा था। मेरे बाहर निकलने के रास्ते को अवरुद्ध करने वाले रास्ते को मोड़ दे। मैंने तुरंत चिल्लाने के बारे में सोचा, लेकिन मुझे डर था कि वो वहां क्या कर सकता है। बस में कुछ छोटे बच्चे भी हैं और मैं उन्हें चिंतित नहीं करना चाहता था। मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा था, इसके बजाय इस स्थिति में अन्य लोग अपना ख्याल रखने की। लेकिन ये कहाँ है, मेरा मन था। जैसे ही मैंने अपने अगले कदम पर विचार करने की कोशिश की, वो आदमी मेरी ओर मुड़ा और बोला, वो कहाँ है? वो अभी भी फुसफुसा रहा था और शांत था, लेकिन गुस्से में लग रहा था। शांत रहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन घबराया हुआ लग रहा हूँ। निश्चित रूप से, मैंने उत्तर दिया।
मुझे क्षमा करें सर, मैं पता नहीं आप किस बारे में बात कर रहे हैं। उसने मेरे सामने सीट पटक दी और फिर अपने स्तर पर झुक गया। उसे बाथरूम में छोड़ दिया। जब तुम बाहर आए चला गया। वो दृष्टिगत रूप से अधिक परेशान होने लगा और क्रोधित होकर करीब आने लगा मेरे लिए। मैंने एक ठोस चीज बनाने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए। हमारे और गुस्से वाले आदमी के बीच दूरी कहा। मैंने तुम्हें उसकी ओर देखते हुए देखा और फिर आपकी ने तुम्हें नहीं, तुमने नहीं किया और चिल्लाने भी लगे। शुक्र है कि बस ड्राइवर ने ऐसा किया होगा। कुछ अजीब ज्ञात या देखा हुआ उसने ऊपर खींचना शुरू किया और फिर अपना बना लिया। बस के पीछे का रास्ता वे देख सकते थे कि मैं दृष्टिगत रूप से परेशान था और स्थिति स्पष्ट थी, शत्रुतापूर्ण। वे उस आदमी के ठीक पीछे खड़े थे और पूछा, माफ कीजिए सर, क्या कोई ऐसी बात है यहाँ समस्या का? उस आदमी ने बस ड्राइवर को नजरअंदाज कर दिया और अभी भी मुझे घूरता रहा। वो आदमी पूरी चीख के साथ चिल्लाया कि कहाँ है वह संगीत? क्या वो चिल्लाया है कि वो गलत था? मेरे सामने वाली सीट को कुहनी मारते हुए मैं इस बिंदु पर बस चिल्लाता रहा और आशा थी कि बस चालक ऐसा करेगा कुछ। आखिरकार बस ड्राइवर ने उस आदमी को बताया कि वो आदमी को दूर हटना ही नहीं चाहिए था। जैसे ही वो खड़ा हुआ उसे यह विचार पसंद आया। बस ड्राइवर के चेहरे पर चीख निकल गई। चिल्लाने के बाद उसने बस की ओर देखा। ड्राइवर चिल्लाया तो तुम उसे ले गए। उसने बस चालक को जमीन पर पटक दिया और बस के सामने की ओर भागा। इस बिंदु पर आप हॉर्न की आवाज सुन सकते हैं। बस में हर कोई यह स्पष्ट रूप से कहता है, पागल आदमी सामने से तेजी से गुजरा। एक बार जब वो सामने आ गया तो मुझे आधी उम्मीद थी उसने बस को चुराने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय वो अपने शरीर को तोप के गोले से उड़ा देना चाहेगा बस का दरवाजा। और एक बार जब वो बाहर था तो उसने बस दौड़ लगा दी। दूर में खड़ा हुआ और खिड़की से बाहर देखा। ये लड़का द फ्लैश जैसा और भीतर था। कुछ ही सेकंड में वो नजरों से ओझल हो गया। बस चालक पहिए के पीछे आ गया और जल्दी से चला गया। और एक बार हमने इसे बना लिया। विश्राम क्षेत्र में जाकर उसने सभी की जांच की, विशेष रूप से मुझे ये सुनिश्चित करने के लिए कि मैं सब कुछ था ठीक है। उसने पुलिस को बुलाया और वही किया जो वो करना चाहता था करना चाहिए। मैंने उनसे बात की और उन्हें एक रिपोर्ट दी हर चीज पर, लेकिन अत्यंत दिया गया स्थिति की अजीब प्रकृति जहां ये घटित हुआ। पुलिस ने मुझे बताया कि वहां वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके लिए वे कुछ कर सके। मैं सभी बातों पर विचार करते हुए मैं अत्यंत भाग्यशाली हूं कि मेरे साथ इससे बुरा कुछ नहीं हुआ। उस रात ये बहुत बुरा हो सकता था, लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली था कि बस ड्राइवर तभी उठ गया। उसने ऐसा किया और ईमानदारी से कहूं तो मैं भाग्यशाली व्यक्ति हूं। बस से उतर कर भागने का फैसला किया। मुझे नहीं पता कि उन बसों में कैमरे हैं या नहीं, या लोगों को ट्रैक करने के तरीके, इसलिए मेरे पास नहीं है। विचार करें कि क्या उन्होंने कभी इस आदमी को पकड़ा है या नहीं। वो अभी कहीं बाहर दौड़ रहा है, चारों ओर उसकी काल्पनिकता को खोजने की कोशिश कर रहा हूं। मित्र, सार्वजनिक रूप से बात करने वाले किसी भी व्यक्ति को मेरी सलाह के बीच में परिवहन रात कृपया सुरक्षित रहें और बहुत से लोगों के पास बैठें। लोग कभी कभी पूरी तरह आरामदायक स्थिति में बसा हुआ होता है। कोना आपकी सबसे खराब गलती हो सकती है। बनाओ विदेशी संगीत। कभी कभी हिलना डुलना सबसे बुरा हो सकता है। अपनी नौकरी के कारण मुझे लगातार ऐसा करना पड़ रहा है। सबसे पहले आगे बढ़ने का विचार रखें। पूरे देश में उत्साह था, आई शहरों को देखने में सक्षम होंगे और ऐसे स्थल चिन्ह जो अन्यथा कभी नहीं मिलेंगे देखना, लेकिन फिर भी मुझे कुछ सचमुच देखने को मिला। उल्लेखनीय स्थान, हर नई जगह नहीं, बहुत अच्छा था। पिछले साल मेरी कंपनी ने मुझे एक में स्थानांतरित कर दिया था, वरमोट में, छोटा सा शहर, सब कुछ। मैंने सोचा कि वो जगह इतनी बुरी नहीं थी। अंदाजा लगाओ, घर एक छोटा सा केबिन था, दूर जंगल में, शहर छोटा था, लोग मेरे नए में अपने तक ही सीमित रहे। महीने भर के लिए घर बिल्कुल ठीक था। इन सब के बावजूद यह एक नहीं है, हालांकि वाईफाई बेहतर स्थानों में से एक है, काफी घटिया था। मुझे किराने की दुकान की जरूरत थी, यहाँ तक कि एक वॉलमार्ट स्टोर भी लगभग 25 था मिनट की ड्राइव में। बस अपने तक ही सीमित रहना चाहता था। मेरी छोटी सी झोपड़ी में एक महीना और रहो। अगले स्थान पर के पूर्व दिशा में मेरे दो पड़ोसी थे मेरा घर, लेकिन वे एक द्वारा अलग हो गए थे। ब्रश की अच्छी मात्रा, क्योंकि यह था सर्दियों में, आप पेड़ों के पार देख सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन वे काफी दूर थे, इतनी दूर कि मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा। नमस्ते कहो जितना बुरा लग सकता है। मेरे नए घर में रहने के लिए 2 रातें और मैं सिगरेट पीने के लिए वापस बाहर चला गया। इससे पहले कि मैं बिस्तर पर जाता, अगर मुझे अनुमान लगाना हो तो रात के लगभग 11 बजे थे। यह उन बीच के लोगों में से एक था। पिछवाड़े में इतनी जगह थी कि यह था पूरी तरह से काला। हालांकि यह वो सुंदर अंधकार है जहां यह डरावना है, लेकिन वहां एक भी है, यह अजीब सुंदरता है। और अंदर जाने से पहले मैं बस बार बार देखने का मौका मिला। ब्रश में बस अपने पड़ोसी को देख सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहीं खड़ा है, मुझे घूर रहा है। मैं ध्यान केंद्रित करने की कोशिश में थोड़ा सा घबरा गया उसे, और ऐसा लग रहा था जैसे वो था मुझे नहीं बल्कि मेरे घर को घूर रहा है। मैंने हाथ हिलाया, लेकिन वो आदमी बिल्कुल भी नहीं हिला। ऐसा लग रहा था जैसे उसने नोटिस ही नहीं किया हो कि मैं वहीं खड़ा था। अजीब है, लेकिन मैं थक गया था और नहीं थका, वास्तव में परवाह है, इसलिए मैं अंदर गया और मिल गया। मैं बिस्तर के लिए तैयार हूँ। अंदर आने के कुछ ही देर बाद मैं अंदर घुस गया।
बिस्तर पर और बस बेहोश हो गया। मैं ठीक से नहीं जानता कि कितना समय था गुजर गया, लेकिन मैंने बहुत तेज आवाज सुनी। मेरे लिविंग रूम में शोर ने मुझे जगा दिया। मैं एक पल के लिए बिस्तर पर चुपचाप बैठा सोचता रहा। शायद मैंने सिर्फ शोर का सपना देखा था। मैं उठा और अपने शयन कक्ष से बाहर झांकने लगा। दरवाजा और मेरी गर्दन के पीछे के बाल सीधा खड़ा हो गया। मेरे लिविंग रूम में एक आदमी था। मुझे पता है कि मैंने दरवाजा कहीं भी बंद कर दिया है, इससे दरवाजा टूट गया। मेरे पास बंदूक या ऐसी कोई चीज नहीं थी, इसलिए मैं मूल रूप से अपने दरवाजे के पीछे बैठा था, बस डर के मारे पूरी तरह अपंग हो गया। जैसे जैसे सेकंड बीतते गए मैं सुन सकता था दृढ़ लकड़ी के फर्श की चरमराहट हो रही है मेरे करीब। मैंने इसके लिए दौड़ने पर विचार किया, लेकिन मैं मुझे अपनी बनाने की क्षमताओं पर भरोसा नहीं था। इसके लिए एक दौड़। जब चरमरती फ्लोरबोर्ड की आवाज आई, वे ठीक मेरे कमरे के बाहर थे। एक क्षण के लिए रुका और फिर चल पड़ा दूसरी दिशा में वापस जाए। मैं उठा और दरवाजे से बाहर झांकने लगा। फिर से ज्यादातर अंधेरा, घर ही एकमात्र चंद्रमा से प्रकाश कम मंद था। जैसा कि मैंने विवरण निकालने का प्रयास किया, घुसपैठिए की ओर से एक और शोर आया। कमरे की दूसरी ओर घुसपैठिया था। अंदर चलना मेरा पहला विचार ईश्वर, और एक और था मेरा पेट और भी गहरा धंस गया। फिर बिना किसी सूचना के अत्यंत शांति में रात का और जोरदार और आदेशात्मक घुसपैठिए की आवाज में, डेरेक को फ्रीज करो, चिल्लाया, हथियार डाल दो और यहीं आ जाओ अभी। घुसपैठिया एक पुलिस वाला था। मैं चौंक गया। राहत मिली, और ईमानदारी से कहूं तो आश्चर्यचकित। मैं जहां से हूं पुलिस वहां प्रवेश नहीं करेगी घर, लेकिन इस मामले में मैं खुश था। उसने किया, और पुलिस वाले का मुख किस दिशा में था उसके फैलाए हुए हाथ से मैं सुन सकता था कोई हंस रहा है। हालांकि भयानक हंसी है, लगभग एक धीमी हंसी जैसा था। गुर्राने का संकेत। डेरेक अब आसान है, तुम यहाँ नहीं रहते। मैंने पुलिस वाले को फिर से कुछ बड़बड़ाते हुए सुना, और फिर उस आदमी को चेतावनी दिए बिना कमरे के दूसरी ओर से निकला। परछाइयां और दाहिनी ओर भागने की कोशिश की पुलिस के माध्यम से। ऐसा लग रहा था कि पुलिस उसे और मुझे नीचे ले जा रही है। सुना है कोई बड़ी चीज जमीन से टकराई है। उसी समय जब दोनों व्यक्ति गिर गए मंजिल जैसे ही मैं दरवाजे के पीछे सहमा हुआ बैठा, पुलिस वाले ने चिल्लाकर कहा, अगर कोई यहाँ है तो अंदर आ जाओ, अभी अपनी कार चलाएं और 1 मील नीचे चलाएं। सड़क जहां एक अन्य अधिकारी तैनात है। मैंने कोई समय बर्बाद नहीं किया और मेरे बॉक्सर और निंटेंडो 64 टी शर्ट विंटर का दिल, मैंने अपनी चाबियां पकड़ ली और दूसरे से मिलने के लिए दरवाजे से बाहर भागा। अधिकारी। जब मैं वहां सड़क के अंत पर पहुंचा, मेरे पड़ोसी में 2 पुलिस अधिकारी थे काम के लिए। मेरी कार में बर्फ की एक जोड़ी थी, पैंट जो मैंने पहन रखी थी, इसलिए मैं वैसी नहीं दिख रही थी। हास्यास्पद। और थोड़ा मिलने के बाद मैं कपड़े पहनकर उनके पास पहुंचा और पूछा, क्या बकवास चल रहा था? कुछ भी कहने वाला पहला व्यक्ति मेरा था पड़ोसी, जो तुरंत आया और थपथपाया, मुझे कंधे पर बिठाया और कहा, भगवान का शुक्रिया, तुम बिल्कुल ठीक हो दोस्त। मैंने अभी भी उसके साथ सिर हिलाया, संसाधित करने का प्रयास करने वाले शब्दों की हानि, सब कुछ। एक बार पुलिस ने मेरी जांच की और जांच की, यकीन है कि यह वास्तव में ठीक था और दुख नहीं हुआ, क्योंकि जब मुझे वास्तव में मिला पूरी कहानी। करीब 1 साल पहले एक लड़की रहती थी जिस घर में मैं रह रहा था, वो अब आसमान पर है। डेरेक उसका प्रेमी था और वो दोनों थे। वे कुछ गैर कानूनी काम कर रहे थे घर में और अंततः महिला की मृत्यु का कारण बना, और डेरेक ने इसे अच्छी तरह से नहीं लिया। वो आदमी काफी गहराई में चला गया, अंत और एक तरह से बर्बाद होना शुरू हो गया। दूर वो कुछ छोटी मोटी बातों के लिए जेल के अंदर बाहर होता रहा सामान, लेकिन पुलिस ने सोचा कि यह उचित था भोजन करने और सोने के लिए ठंडी रातों के दौरान बिस्तर। पिछले वर्ष के भीतर कुछ बार डेरेक घर में घुसने की कोशिश करते दिखे। दावा करते समय वो खाली था, उसे देखने के लिए वापस अंदर जाने की जरूरत थी। उसे कुछ महीने पहले शहर के आसपास कोई नहीं था। मैंने डेरेक को इतना रुग्ण देखा था, शहर के लोगों ने बस एक तरह का विचार किया कि शायद प्रकृति उसे मिल गई या वो उसे मिल गया, दूसरे शहर में भटक गया। आज रात तक जब मेरा पड़ोसी था अपने कुत्ते को ले जाना, उसने सोचा कि उसने एक आदमी को हंसते हुए देखा है, उस ब्रश के माध्यम से अपना रास्ता बना रहा है। मेरा घर और उसका घर अलग करता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बाहर देखा ही नहीं, धूम्रपान कर रहा था, क्योंकि वो डेरेक को देख रहा था। मेरे घर के सामने चलो और फिर कूद जाओ। रसोई में एक खुली खिड़की में वो तुरंत अंदर गया और बुलाया वो पुलिस जिससे हर कोई परिचित था, डेरेक विशेषकर मेरे पड़ोसी और पुलिस। और इसीलिए पुलिस वाले ने मेरा तोड़ दिया दरवाजा, और सिर्फ इसलिए अंदर आया क्योंकि वो जानता था कि मैं वैध खतरे में था। जब पुलिस वाले ने डेरेक को जोर से टोका, वो शोर जो मैंने जमीन से टकराते हुए सुना एक छुरी थी, हाँ, एक वास्तविक विचित्र छोटी तलवार। उन्होंने डेरेक को गिरफ्तार कर लिया, जो बमुश्किल हो सका। इस बिंदु पर बात करें, ये देखकर दुख हुआ कि इंसान कितना बड़ा है, इतनी कम उम्र में दिमाग कमजोर हो सकता है। और नग्न आंखों के लिए ये डेरेक लड़का देखने में सामान्य सभ्य लग रहा था। दोस्त, आपको डाक पैसेंजर का अंदाजा नहीं होगा, उसके मन में रहता है। मैंने अगली सुबह अपनी कंपनी को फोन किया। मुझे कुछ लोगों के लिए एक होटल में रुकने के लिए भुगतान किया गया कुछ हफ्ते, और फिर मैंने हमेशा के लिए शहर छोड़ दिया। और मैं कभी वापस जाने की योजना नहीं बनाता। जहां तक मुझे पता है, डेरेक को भेजा गया था कहीं जहां उनकी देखभाल की जाएगी और स्वयं को या दूसरों को खतरे में न डाले। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे पड़ोसी ने कदम रखा बाहर जब उसने किया, और वो कॉल करने के लिए काफी चतुर था। पुलिस तुरंत, यदि कोई सलाह हो तो मैं दे सकता हूं, कोई भी इसे पढ़ रहा है, ये पर्याप्त नहीं है। बस अपने दरवाजे बंद कर लो, हमेशा अपनी खिड़कियां जांचें और उन्हें बंद कर दे भी, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि क्या बुराई है।